ओके, तो पार्ट नंबर 2 में बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की। देखना है आपको, वो भी आसान आसान क्वेश्चन हैं। बात करते हैं 121 नंबर की। चौथी जनरेशन कंप्यूटर्स में किसकी बात हुई थी? माइक्रो प्रोसेसर की बात हुई थी, एलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। पर वहाँ पे वीएलएसआई भी गिवन है तो लगाना पड़ेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर मतलब ए ऑप्शन रहेगा इसका, सीधा सीधा फोर्थ जनरेशन। जो मैंने आपको आज डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था वही है, वो सेम है। ठीक है। उसके बाद 122 अगर हम देखते हैं, एम एस एक्सेल में फाइन ट्यूनिंग एंड इनपुट वैल्यू टू एक्वायर प्रिसाइज आउटकम। वही है कि इनपुट को ऐसे फाइनली पुट करो जैसे कि ये होता है कि ऑप्शन बेस्ड आपको आंसर निकालना है, हिट एंड ट्रायल मेथड टाइप, है ना, ताकि आउटपुट जैसी है उसके पास पहुंच जाए। तो वही है कि गोल माइंड में होना चाहिए कि क्या करना है। अगर वो होगा तो ही आंसर आपका ठीक होगा। तो दोनों का आंसर सही है। कंप्यूटर में भी बहुत सारी साइको पूछ ली है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिमाग का यूज ही मांगते हैं, वैसा ही है वो, है ना। तो गोल सी उसका आंसर है। वैलिडेशन, चार्टिंग, सॉर्टिंग नहीं लगते हैं दूर दूर तक। इनमें से कौन सा कमांड इंटरफेस नॉर्मली यूज्ड होता है ओएस विंडोज़ के साथ? तो अपना जो है ना जनरल है, और हमें ज़्यादा जब समझ आता है जब पिक्चर की फॉर्म में दिखता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में दिखता है, तो विजुअल फॉर्म में दिखता है। तो आज की बात करें, आज के पेपर की बात करें, आज के युग की क्वेश्चंस की बातें करें, तो GUI है। मे भी पहले 1970 या उससे पहले में भी सारा कमांड लाइन इंटरफेस हो, जब लोग भी कम हो यूज करने वाले। तो आज की बात करें तो दूसरा तीसरा में से GUI मैं तो लगाता। गलत होता ठीक होता वो देख लेंगे कि आने के बाद, पर अकॉर्डिंग टू मी तो वही होना चाहिए, है ना। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच भी होती है। तो देखते हैं इनमें से कौन सी क्वेरी ऐसी है जो सॉर्ट करती है असेंडिंग और डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट, समझ लो। पर जैसा कि मैंने आपको एसक्यूएल कराया था, बताया भी था, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आता। हमने तो मुश्किल भी पढ़ा था, पर यहाँ तो बहुत आसान आया है। ठीक है। ऑर्डर बाय सीधा सीधा आंसर है। फाउंडर ऑफ फेसबुक कौन है? अगर आप ये नहीं जानते थे, आपने इतनी फेसबुक की है, इतनी की है, तो आप आज के दिन पछता सकते हैं। अगर आपको उसके ऑथर या फाउंडर का नहीं पता है, सबको पता है। ठीक है। जक्करबर्ग की अगर हम बात करें तो बहुत बार पढ़ते हैं उनके बारे में, बहुत सारी कंट्रोवर्सी जब होती हैं तो वही सामने आके आंसर करते हैं, आपको हमें पता है। एसक्यूएल क्वेरी कौन सी है जो टेबल तो मिटाती है, साथ में डेटा भी उड़ा देती है, स्ट्रक्चर टेबल दोनों उड़ाती है? तो जैसा कि आप और मैं जानते हैं, ड्रॉप है। मैंने आपको पढ़ा भी दिया था और बता भी दिया था, और आपको पहले से मैं भी पता भी था। उसके बाद डिफरेंट प्रोटोकॉल पे कौन काम करता है? अगर इस पे इंग्लिश आती है, इस पे हिंदी, तो फॉर्मेट ट्रांसलेशन कौन करता है? राउटर तो नहीं करता है, रिपीटर ब्रिज तो फिर कर ही नहीं सकते, हब भी नहीं कर सकता। तो डिफरेंट की जब भी बात आएगी तो सबसे पावरफुल गेटवे होता है, वही इसका आंसर रहेगा। पता है, जिन बच्चों ने हमारा कोर्स पढ़ा है उनको पता है। एसिड प्रॉपर्टी की फुल फॉर्म एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। इसके बिना कोई भी पेपर वैसे अधूरा है। पर एसिड की फुल फॉर्म मात्र हमने नहीं पढ़ी, हमने तो बहुत पढ़ा है ट्रांजेक्शन। पर वो बेसिक क्वेश्चन आए हैं, अच्छी बात है। सबका भला हो, सबका भला होगा तो भगवान आपका हमेशा भला ही करेगा। तो इसलिए ऐसा ना सोचें कि सब दुनिया पास हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। सब अपना किस्मत का लेके जाते हैं भाई, है ना। आप मेहनत करिए दूसरे से ऊपर आने की, दूसरे को एटलीस्ट ना सोचिए ना कि वो ना आए। मेहनत करने में कुछ नहीं जाता है। बच्चे कितने पेपर दे रहे हैं डिपेंड नहीं करता, आपकी मेहनत कैसी है, उस दिन आपका लक कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो चीज़ें बहुत हैं, है ना। इंटरनेट की बेस्ट डेफिनेशन मत पूछिए। लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। 20 बार नेटवर्क लिखा होता मैं वही मारता। तो लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, सबको पता है। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट ही कम्युनिकेट करती है क्या इंटरनेट से? उग्रवादी लोग भी करते हैं। ठीक है। तो लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ही इसका आंसर है, मतलब कि 4, मतलब कि डी, या जो भी इसमें गिवन है। 130 की अगर हम बात करें तो एक छोटी बिल्डिंग में, एक स्कूल में, एक कॉलेज में पर्सनल कंप्यूटर्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं, जो लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया में भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबको पता है, सिंगल बिल्डिंग या सिंगल वर्ड जहाँ पे आ जाएगा लैन लगाएंगे। मतलब कि उसने क्वेश्चन आसान तो दिए हैं, आसान का भी आसान वाला दिया है। जैसे टाइप ऑफ नेटवर्क मेरे नज़र में आसान है, उसका सबसे आसान लैन है, तो इसने ऐसा ही दिया है। अच्छी बात है। इनमें से वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम क्या नहीं है? जैसा कि मैंने बच्चों को बताया था, प्रिवेंशन में क्या होता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं।
प्रिवेंशन बोलती है होल्ड एंड वेट मत होने दो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, नॉट ए वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम। तो प्रिवेंशन क्या बोलती है, प्रिवेंशन ऐसा कुछ बोलती है कि सारी कंडीशंस को एक एक करके ख़त्म करते जाओ, सारी कंडीशंस को एक एक करके ख़त्म करते जाओ। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ख़त्म कर दो, होल्ड एंड वेट को ख़त्म कर दो, सर्कुलर वेट को ख़त्म कर दो, और अपना भाई प्रियम्पशन को, नो प्रियम्पशन को प्रियम्पशन कर दो। ऐसा प्रिवेंशन क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है उसने, ऑप्शन रिलीज ऑल रिसोर्सेज बिफोर रिक्वेस्टिंग अ न्यू रिसोर्स। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने कुछ होल्ड कर रखा है रिक्वेस्ट करने से पहले, और आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो वेट करेंगे और होल्ड करेंगे। अगर नहीं मिला रिक्वेस्ट तो वेट हो जाएगा, तो होल्ड एंड वेट हो जाएगा, तो इसका मतलब गड़बड़ है। इसलिए वो क्या बोलता है, सबको छोड़ दीजिए, जब नया मांगिए। तो हमने क्या किया, होल्ड एंड वेट नहीं बनने दिया, वो एक प्रिवेंशन स्कीम है। नंबर 2 क्या बोलता है कि नंबर कर दो रिसोर्सेज को यूनिकली और नेवर रिक्वेस्ट अ लोअर नंबर रिसोर्स देन द लास्ट वन रिक्वेस्टेड। तो मतलब कि वो सर्कुलर वेट की बात करता है कि नंबर्स को डाल दो और पीछे वाले का जो नंबर है आगे वाला उसकी रिक्वेस्ट नहीं करेगा तो साइकिल नहीं बनेगा, तो सर्कुलर वेट नहीं बनेगा। तो वो भी एक प्रिवेंशन है। नंबर 4 देखते हैं, रिक्वेस्ट एंड ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बी अलोकेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन। तो उसने बोला है रिक्वेस्ट करना या ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अगर सबसे पहले एलोकेट हो जाएंगे, है ना, तो रिक्वेस्ट एंड ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बी एलोकेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन, तो ये हो सकता है प्रिवेंशन, क्योंकि उसने बोला है सारे रिक्वायर्ड रिसोर्स आप इनिशियली एलोकेट कर लो तो होल्ड एंड वेट नहीं होगा, पर उससे रिसोर्स रिजर्वेशन हो जाता है जो कि गलत चीज़ है। तो 4 भी प्रिवेंशन है, चारों तीनों फॉल्स हैं। तो बचा 3, नेवर रिक्वेस्ट ए रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स। तो ये प्रिवेंशन की बात नहीं है, ठीक है। उसने बोला है कभी भी रिसोर्स रिक्वेस्ट नहीं करना है रिलीज करने के बाद, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है प्रिवेंशन में। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या रहेगा, 3। ओके। उसके बाद 132 क्या बोलता है, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है, वो भी हमने बताया था। सारी तो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं मैक्सिमम, तो वही है। अब अगला अगर बात करें 133 की, तो 132 है ए। 133 की बात करें, उसने बोला इफ ऑल इनपुट्स ऑफ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कंजुगेट, मतलब या फिर रिजल्टेंट सर्किट क्या होगा। तो अगर सारी इनपुट नैंड गेट की आपस में जोड़ दी जाती हैं, तो यार इसने ये तो क्लियर नहीं किया। वैसे नैंड गेट बाय डिफॉल्ट 2 इनपुट का होता है, ऊपर भी हो सकता है। तो अगर हम 2 का भी माने तो 2 भी अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि ए और बी देंगे। तो ए और बी देंगे तो एक तरीके से मानिए कि नैंड गेट है तो ए डॉट बी का बार निकलेगा, उसको हम ए बार जमा बी बार बोल सकते हैं, मबल, मतलब कि उसको बबल्ड और भी बोल सकते हैं। पर वैसा ऑप्शन तो यहाँ पे देखा जाए तो वैसा इसको नहीं कर सकते हैं, बट मैं इस पर देखूंगा एक बार, मैं थोड़ा इस पर काम करूंगा कि सेम इनपुट लेके देखूंगा और अलग अलग भी लेके देखूंगा। उसके बाद मैं फाइनली बोलूंगा अगर कई सारे सर्किट ऐड करने हैं, एक करना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा दिया है कि क्लियर नहीं किया है, और फिर चौथा ऑप्शन नन दे दिया। तो नन होने से हमारा दिमाग बोलता है यार कैसे करें। तो अभी के लिए आप वो बाय डिफॉल्ट वही समझ लें कि एक नैंड गेट है, दोनों ए और ए अप्लाई कर देंगे, सेम इनपुट करेंगे, तो ए डॉट ए का बार ए होता है, ए का बार नोट गेट होता है। अभी के लिए वो मान ले, पर मैं बोलूंगा नहीं कि ये बिल्कुल सही आंसर है। इसको मैं फिर से इस पे काम करके थोड़ा इसको अपना प्रैक्टिस मतलब लेके आके पेन से सोल्व करके सारे तरीके, तो देखूंगा कि हमेशा फिट होता है या नहीं होता, क्या नन पे हम जा सकते हैं, वो देखेंगे। और नॉट नैंड की मैंने टेबल आपको बताई थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 इंटरचेंज, 4 5 इंटरचेंज, सिंपल। 134 क्या बोलता है, इनमें से रिजर्व्ड कीवर्ड कौन सा नहीं है C++ का। तो पब्लिक प्राइवेट ये तो बिल्कुल है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में से एक बचेगा। तो एक्सप्लिसिट होता है कन्वर्जन करना, इम्प्लिसिट भी आपने सुना होगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन, पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन करने के लिए हम लिखते नहीं है इम्प्लिसिट ना, वो बाय डिफॉल्ट या इंटरनली हो जाता है ना, फ्लोट इंट जैसे भी हम करते हैं। तो इम्प्लिसिट कोई कीवर्ड नहीं होता है, एक्सप्लिसिट होता है। पब्लिक प्राइवेट और एक्सप्लिसिट का एक टेस्ट में क्वेश्चन भी हमने दिया था, तो इसका आंसर सीधा सीधा सी रहेगा। इम्प्लिसिट कुछ भी नहीं होता है ना, उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इम्प्लिसिट करो ना, वो बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद इसने बोला है इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है गुड कंप्यूटर टीचर की।
कंप्यूटर टीचर जो सामने खड़ा होता है, कंप्यूटर पढ़ाता है, उसकी इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है। तो इसमें मैं बड़ा ही कंफ्यूज नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ी है। तो मैं तो यही बोलूँगा, ये साइको बेस्ड कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो गुड कंप्यूटर टीचर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे वही लगता है कि आपको एक टीचर देखना है वो जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाता है, जो आपको अटेंडेंस मार्क्स देता है, चुगलियाँ आप उसके सामने करते हो और आपको अच्छे मार्क्स वो देता है, वैसे वाला तो आंसर नहीं देंगे, वो नेगेटिव सेंस है। तो अच्छा टीचर वही होगा जो हमें प्रेरणा तो देगा, मोटिवेशन तो देगा, साथ में कुछ ऐसा देगा जिससे कुछ मटेरियल तो देगा ना, कुछ ऐसा तो देगा ना जो पेपर में आएगा, जिसको लेके हम पास होंगे। पास होने के बाद हम अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे, साथ में हम गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में नौकरी लगे तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा अगर हमारा मटेरियल हमारे सर के द्वारा दिया गया अच्छा होगा। वो मटेरियल खाली रिटन नहीं होगा, ओरल भी होगा, ग्राफिकल भी होगा, समझाने का तरीका भी होगा। तो एक एक करके काटते हैं। पंचुअलिटी क्या बोलती है कि एक टीचर ऐसा है, पंचुअल है। पंचुअल है तो डांट मार सकता है, डंडा भी मार सकता है। उसका रीजन है कि उसको समय पर काम नहीं करने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते। तो समय की पाबंदी लगाना अच्छी बात है, पर क्योंकि बच्चे भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसा आप साइको में पढ़ते हैं, कुछ मेंटल लेवल अच्छा है, कुछ वैसा है, कुछ ऐसा है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स हमें लेनी है, पेपर 6 महीने के बाद है, तो समय की पाबंदी लगा दो। पर आप बच्चे के दिमाग के अंदर घुस भी नहीं सकते, उसको भी चांस देना है। तो पंचुअलिटी मुझे लगता है यहाँ का आंसर तो नहीं होना चाहिए, है ना। अगला बोलता है एक्सेप्ट कर लेना कि कंप्यूटर फील्ड बहुत ही ज़्यादा विशाल है, पहाड़ के जैसा है, और किसी को भी पूर्ण या संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। तो भाई ये बात सही है, बात तो सही है कि ज्ञान तो नहीं हो सकता, पर अगर तुम बच्चे को ये पढ़ाओगे कि ज्ञान नहीं हो सकता, तो बच्चा हर बात में ये मान लेगा कि यार इसका ज्ञान मुझे नहीं हो सकता। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन आपने पढ़ाए, 100 के 100 का उसने मान लिया मुझे ज्ञान नहीं हो सकता। तो अगर आप एक टीचर हैं तो आपका फर्ज तो नहीं बनता है ये बोलना कि इतना विशाल है कि नहीं आप कर सकते, क्योंकि ऐसा बोलने से बच्चे में फीलिंग्स आएंगी कि मैं तो कंप्यूटर को छोड़ ही दूं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट उसका मे भी नेगेटिव निकलेगा। मुझे लगता है ये भी नहीं हो सकता। नंबर 4, सोशिएबल, मिलनसार होना चाहिए। मतलब कि बच्चे चाहते हैं क्लास में आने के बाद जोक चले, मजा आए, एंटरटेनमेंट हो, चुटकुले सुनाए जाएं, पढ़ाने वाला टीचर ना हो, खुद ही पढ़ लेंगे, हमें तो इंटरनल मार्क्स चाहिए, है ना। ऐसा भी ना हो, नहीं हो, अच्छी बात नहीं है। तो बचा कौन सा, कंटेंट मास्टरी। तो सामग्री की महारत बोले तो कंप्यूटर साइंस का उसको भरपूर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे को भरपूर ज्ञान है वो उसका ज्ञान बच्चों को अच्छे से दे भी सकता है, मेरा मानना वो है। ठीक है, तो मैं तो इसका 3 लगाता, बट चेंज हो जाए पेपर के बाद तो आप ऐसा मत सोचना कि सर आपने गलत बताया था, पर मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, है ना। मे भी